इस वीडियो में हम लोग इलेन शोलवाल्टर का लिखा हुआ टुवर्ड्स अ फेमिनिन पोएटिक्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। इसका मेन पॉइंट्स और की एलिमेंट्स को एनालिसिस करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टुवर्ड्स फेमिनिन पोएटिक्स, जैसे कि आप टाइटल से ही समझ पा रहे हैं, ये एक फेमिनिस्ट एंगल से लिटरेरी ट्रेडिशन और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को देखने का एक प्रयास है। आज तक, या कहा जाए तो ट्रेडिशनल, आप लिटरेरी कैनन कह लीजिए, लिटरेचर कह लीजिए, या लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही क्यों ना कह लीजिए, हर चीज़ में मेल डोमिनेंस दिखा गया है। चाहे वो क्रिएटर के तौर पे हो, चाहे वो पब्लिशर के तौर पे हो, चाहे वो क्रिटिक के तौर पे हो, या चाहे वो ऑडियंस के तहत पे ही क्यों ना हो। तो हर जगह ये जो मेल पॉइंट ऑफ व्यू का ओवर डोमिनेंस है, ये फेमिनाइन एक एंगल को कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज कर देता है। वुमेन्स वॉइस या वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू सही से निकल के आ नहीं पाता, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसी वजह से फीमेल के नज़रिए से देखने वाला, फेमिनाइन एक्सप्रेशन को व्यक्त करने वाला और फेमिनाइन एंगल को सटीक तरीके से मीनिंग में इम्पोज करने के लिए एक हम लोगों को पूरा अलग फ्रेमवर्क चाहिए, अलग पोएटिक्स चाहिए, अलग मेथड ऑफ एनालिसिस चाहिए। ये कहते हैं इलेन शोल्वाल्टर। और ये मेथड हम लोग कैसे अचीव करेंगे, किस किस चीज़ों से हम लोग को गुजरना पड़ेगा, क्या क्या नज़रिया बदलना पड़ेगा, और मेल डोमिनेटेड लिटरेचर से वुमेन डोमिनेटेड लिटरेचर में ट्रांजिशन कैसे होगा, वो सारा पॉइंट्स इसमें दिया गया है किताब में। आइए अब एक एक करके उसका समरी को या की पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वो शुरू करते हैं कि फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को 1970s के दौरान में काफ़ी मार्जिनलाइज कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी ही सटीक तरीके से आउटलाइन नहीं किया गया था, उसको इनआर्टिकुलेट अवस्था में वो था, यानी कोई प्रॉपर उसमें डिज़ाइन नहीं था, कोई क्लैरिटी उसमें नहीं था कि फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, किस बेसिस में एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को आगे बढ़ना चाहिए, क्या उसमें डूज है, क्या उसमें डोंट्स है, कौन सा फ्रेमवर्क वो लेगा, कौन सा फ्रेमवर्क वो नहीं लेगा, ये सब चीज़ में क्लैरिटी नहीं था। इसलिए फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बहुत ही मतलब गलत नज़रिए से देखा जाता था, उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे भी किया जाता था। तब मेल क्रिटिक्स, उस टाइम के डोमिनेंट मेल क्रिटिक्स ये मानते थे कि फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो मकसद है वो है कि जो ग्रेट मेल आर्टिस्ट है उनको डिस्ट्रॉय करना और किसी भी तरीके से वुमेन को विक्टिमाइज तरीके से दिखाना और एक विक्टिम कार्ड प्ले करना, जबकि ये नहीं है। इससे कहीं ब्रॉड है फेमिनिन लिटरेरी ट्रेडिशन या क्रिटिसिज्म, लेकिन उसका सिर्फ क्लैरिटी रहने का ना वजह से उसको ये पक्षपात का शिकार होना पड़ता था। एक और कारण जो शोल्वाल्टर ने दिखाया है, दैट इज सस्पिशन ऑफ थियरी। इसमें वो ये कहते हैं कि फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो है वो ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल थ्योरी में रिलाई नहीं कर पाते हैं, उसमें विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब से लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इतिहास हम लोग टटोल के देखें, उसमें मेन कंपोनेंट्स, मेन कंट्रीब्यूटर्स मेल ही रहे हैं। अगर कोई फीमेल कंट्रीब्यूटर रहे भी है तो उनको हिस्ट्री में या उनको प्रोमिनेंस में नहीं लाया गया है। हम लोग को पढ़ाया, लिखाया, समझाया वहीं गया है जो मेल क्रिटिक्स ने या मेल ने कंट्रीब्यूट किया है, मेल ने समझाया है, मेल ने खुद समझा है। और क्योंकि ये पूरी पैट्रियार्कल एक ट्रेडिशन है लिटरेरी थ्योरी का या लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझने का, फ्रेमवर्क का, तो इस टोटल मतलब फील्ड को ही वुमेन क्या है, डिस्कार्ड करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वो थियरी का जो पॉपुलर थियरी है या जो ट्रेडिशनल थियरी का डिस्कशनल फील्ड है, वहीं से वो लोग और ज़्यादा एलियनेट हो जाते हैं। उन लोग को ये करना चाहिए कि पैट्रियार्कल थियरी के आप रिजेक्ट तो करो, लेकिन साथ ही साथ अपना भी एक थ्योरी लेके आओ, अपना भी एक फ्रेमवर्क लेके आओ, ताकि तुम मार्जिनलाइज ना हो, कि तुम ऊपर भी हाईलाइट हो सके, तुम भी फोकस में आ सको। लेकिन ये चीज़ वो लोग तब नहीं करते थे, जिस वजह से वो और भी दूर होते जाते थे। एक चीज़ गलती वो लोग का और भी था जो शोल्वाल्टर ने पॉइंट आउट किया है कि फेमिनिस्ट थ्योरी को एकेडेमिया में इंक्लूड करने में वो लोग गैर राजी थे। फीमेल क्रिटिक्स का या फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का ऐसा कहना था कि अगर जो डोमिनेंट एकेडेमिया है या डोमिनेंट सिलेबी है, करिकुलम है, वो मेल डोमिनेटेड है, तो उसमें अगर हम लोग अपना एज अ करिकुलम फेमिनिस्ट थ्योरी को घुसाएंगे तो पूरा क्या होगा कि वो मेल सिस्टम उसको डोमिनेट कर लेगा, अपना हिसाब से ग्रास्प कर लेगा, और फेमिनिज्म का जो मूल उद्देश्य है वही नष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से उसको एकेडेमिया में भी इंक्लूड करने में वो लोग रेजिस्टेंस पेश करते थे, हालांकि इससे वो लोग का खुद का ही नुकसान होता था। जब तक आप प्रॉपर एकेडेमिया में नहीं लाओगे, जब तक स्टूडेंट्स को उससे परिचित नहीं कराओगे, जब तक आप क्रिटिक्स को या आपका ऑडियंस को उससे परिचित नहीं कराओगे, तो वो लोग कैसे इसको जानेंगे? वो लोग तो वही जो गलत समझा रहे हैं वही ना समझेंगे।
तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो लेखिका ने पॉइंट आउट किया है। फिर उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट वो पॉइंट ऑफ व्यू देती है, एक है वुमेन एज ए रीडर और दूसरा है वुमेन एज ए राइटर। जब भी आप फेमिनिन पोइटिक्स में जाते हो या फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म में जाते हो तो ये दो नज़रिया आपको लेके चलना पड़ता है। एक कि जब कोई टेक्स्ट को आप वुमेन एज ए रीडर, एक वुमेन वो जब रीडर होकर कोई टेक्स्ट को पढ़ती है, एनालाइज करती है, उसका एक अलग तात्पर्य निकलेगा। और जब कोई वुमेन एक टेक्स्ट को लिखती है, वो लेखिका बन जाती है, क्रिएटर बन जाती है, तब उसका एक अलग सिग्निफिकेंस निकलेगा। तो वुमेन एज ए रीडर को फेमिनिस्ट क्रिटिक भी कहा जाता है। ये फेमिनिस्ट क्रिटिक किस चीज पे फोकस करता है? स्टीरियोटिपिकल परसेप्शन ऑफ वुमेनहुड, यानी हमेशा से ट्रेडिशनल मेल लिटरेचर में वुमेन को जैसे दर्शाया गया है, सबमिसिव, ठीक है, और सारा घर परिवार का दायित्व उठाते हुआ, ठीक है, ये मतलब हर तरीके से मेल डोमिनेंस में सबसर्वियंस लाने वाला, चाहे वो मेल के लिए कोई काम कर रहा हो, चाहे वो मेल को सिड्यूस कर रहा हो, चाहे वो मेल के लिए सेवा कर रहा हो, या मेल का एंटागोनिज्म कर रहा हो, उसका मतलब विरुद्ध कर रहा हो, कोई भी तरीके से उसको कभी भी अपना इंडिपेंडेंट एक एग्जिस्टेंस दिया ही नहीं गया, उसको हर तरीके से मेल आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करके रखा गया। तो ये जो स्टीरियोटिपिकल परसेप्शन है, इसको चैलेंज करना, यही है फेमिनिस्ट क्रिटिक का काम। ये जब वुमेन एज ए रीडर आप देखेंगे कि एक वुमेन जब कोई ये सब चीज़ को पढ़ेगी तो वो समझेगी कि एक फेमिनाइन एक्सपीरियंस, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, वो कभी एक मेल रीडर नहीं समझ सकेगा। एक फीमेल रीडर जितना अपना खुद का लाइफ एक्सपीरियंस से टैली करके समझ सकेगी, जो जो पॉइंट वो देख सकेगी, वो एक मेल रीडर इग्नोर कर देगा, या मेल राइटर भी उसको सही से समझा नहीं सकेगा। तो ये सब चीज़ है फेमिनिस्ट क्रिटिक, ठीक है। अब गाइनो क्रिटिसिज्म क्या है? ये वुमेन एज ए राइटर के मैं बात करते हैं, इसको गाइनो क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब वुमेन राइटर बन जाती है तो वो एक टेक्स्ट का क्रिएटर बन जाती है, और सिर्फ टेक्स्ट का क्रिएटर नहीं, उसके साथ उसका मीनिंग का भी क्रिएटर, उसका क्रिटिसिज्म का भी क्रिएटर, और उसका रिलेटेड हिस्ट्री का भी क्रिएटर बन जाती है। कोई मेल जब एक टेक्स्ट को लिखता है तो उससे रिलेटेड जितना भी कल्चरल एस्पेक्ट्स हो, जितना भी आपका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो, या जितना भी कल्चरल नॉर्म्स हो, या हिस्ट्री हो, लिटरेरी हिस्ट्री हो, वो सब चीज़ को वो अपना निगाहों से देखता है, मेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। लेकिन जब एक वुमेन कोई टेक्स्ट लिखती है तो उसमें वो फ्रीडम उसका रहता है कि अब तक मेल डोमिनेटेड पॉइंट ऑफ व्यू में जो सब चीज़ उपेक्षित रह गया है, जो सब चीज़ इग्नोर्ड रह गया है, वुमेनहुड का ही या फेमिनिटी का ही जो सब एस्पेक्ट नज़रअंदाज रह गया है, उसको वो सामने लाए। डेली लाइफ में फेमिनिटी का क्या क्या एस्पेक्ट्स और रह जाता है, या किस तरीके से वुमेन का ट्रू सेल्फ और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है सोसाइटी को, और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, और वो सिर्फ मेल का एक सब पार्ट नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक स्वयं संपूर्ण सत्ता है, और वो मेल को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये सब चीज़ निकल के आता है जब एक वुमेन राइटर बनती है, वो खुद ये सब चीज़ लिखती है, वो खुद ये सब चीज़ निकाल के लाती है दर्शकों का सामने। तो ये है गाइनो क्रिटिसिज्म, जहाँ पे एक होल वुमेन लिटरेरी वर्ल्ड निकल करके आ जाता है, जो कि मेल लिटरेरी वर्ल्ड से अलग है। मेल राइटर जैसे वुमेन्स को डिस्क्राइब करते हैं एज अ कैरेक्टर, एज ए रीडर, एज ए क्रिटिक, वो पूरी बदल जाता है जब वुमेन राइटर बनती है, उसका दुनिया ही बदल जाता है। तो ये है गाइनो क्रिटिसिज्म, ठीक है। एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि थॉमस हार्डी का लिखा हुआ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, इसको जब आप फेमिनिस्ट क्रिटिक से रीड आउट करोगे, या एक वुमेन एज ए रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू से रीड आउट करोगे, तो इसका मतलब ही बदल जाएगा। जैसे कि इसका ओपनिंग सीन में दिखाता है कि ड्रंक माइकल हेंचर्ड, जो कि मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, वो जाता है कहाँ? सूजन हेंचर्ड यानी उसका वाइफ और उसका बेबी गर्ल, इन दोनों को मार्केट में वो बेचने के लिए जाता है। तो सोचिए कितना पैथेटिक एक दृश्य है। अब मेल क्रिटिक्स और मेल रीडर्स इसका सिग्निफिकेंस को उस तरीके से अनुधावन नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से एक वुमेन अगर इसको रीड करेगी तो कर सकेगी। ठीक है, जैसे एक मेल क्रिटिक है जिन्होंने इस पूरा नॉवेल का शुरुआत को एक तरीके से बहुत स्टैंडर्डाइज कहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग कहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई वुमेन रीडर होती तो वो कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करती। वो वुमेन का सब्जुगेशन को देखती, वुमेन के साइकोलॉजिकल मार्जिनलाइजेशन को देखती, और ऐसा और बहुत कोई चीज़ को वो निकालती जो एक मेल राइटर कभी नहीं कर सकता। एक मेल राइटर कभी भी वुमेन का एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस को नहीं तवज्जो देगा, लेकिन एक वुमेन रीडर वो करेगा, उसका आंखों में वो सब चीज़ दिखेगा। तो ये हो गया मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का एक फेमिनिस्ट क्रिटिक, जो कि अगर आप न्यूट्रल तरीके से भी सोचें, क्योंकि एक टेक्स्ट का कहीं सारा मतलब निकल सकता है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से,
और अगर सिर्फ पैट्रियार्की का कारण आप फेमिनाइन पॉइंट ऑफ व्यू को दबा दे रहे हो तो आप उसका लिटरेरी क्रिएटिविटी को भी कहीं ना कहीं दबा दे रहे हो। तो उस लिहाज से भी फेमिनिस्ट क्रिटिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और गाइनोक्रिटिसिज्म क्या है, वो वुमेन्स का एक्सपीरियंस को, लिटरेचर को और थियोरी को यहीं सब पैट्रियार्कल एजम्पशन से क्लियर करने का डिमांड रखता है और यही उसका गोल है कि जो भी पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जो कभी भी वुमेन्स एक्सपीरियंस को फोरग्राउंड में नहीं लाना चाहता, उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता, और अगर वो वुमेन्स एक्सपीरियंस को सामने लाता भी है तो उसको अपना एक एक्सप्लेनेशन देता है। अब आप ही सोचिए, एक वुमेन कोई सिचुएशन से गुजर रही है तो वो एग्जैक्टली क्या फील कर रही है, क्या वो एक पुरुष कंप्लीटली समझ सकता है? नहीं समझ सकता। एक पुरुष उसको अपना निगाह से समझेगा और वही इंटरप्रिटेशन देगा। ये हो गया इम्पोज्ड इंटरप्रिटेशन। जब तक आप कोई महिला को उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करने बोल रहे, कि उसको अपना रियलाइजेशन से कम टू टर्म्स नहीं होने बोल रहे, तब तक आपको उसका सही डायनामिक्स नहीं पता चलेगा, तब तक आपको उसका सही मतलब नहीं पता चलेगा। तो गाइनोक्रिटिसिज्म का उद्देश्य ही है कि ये जो निग्लेक्टेड ट्रू फीलिंग्स या ट्रू इमोशंस या ट्रू डायनामिक्स ऑफ वुमेन है, इनको निकाल के लाना, दर्शकों को वुमेन का भी मन का अंदर महल से परिचित कराना, ठीक है। फिर वो गाइनोक्रिटिसिज्म का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती है, जैसे कुछ कुछ वर्क्स है कैरल स्मिथ रोजनबर्ग का, नैन्सी कॉट का, एन डॉगलस का और नीना ऑरबैक का। तो इन सब का वर्क्स में से भी जो वुमेन का इनर वर्ल्ड है, इनर इमोशंस है, वो कैसे फील करती है, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, वुमेन इंटरैक्शन, वुमेन लैंग्वेज, वुमेन बॉन्डिंग, ये सब चीज़ों को निकाल करके लाई है इन सब वर्क्स में से, ठीक है। और एक चीज़ वो और पॉइंट आउट करती है कि वुमेन्स लिटरेचर को कभी भी उनका पर्सनल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री या सोशल सिचुएशन से अलग करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक वुमेन का ये सब बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड, फेमिलियल बैकग्राउंड, खास करके वो अगर मैरिड है तो मैरिटल सिचुएशन, ये सब भी उसका क्रिएटिविटी को बहुत हद तक शेप और रीशेप करता है। तो अगर उसका लिटरेरी वर्क का ट्रू इवैल्यूएशन करना है तो ये सब चीज़ को भी आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप मिस इंटरप्रिटेशन करोगे। एक उदाहरण वो देती है, जैसे कोरा कैप्लान ने एक रिव्यू किया था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का ऑरोरा ले नॉवल के बारे में, लेकिन इसमें उन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग का इशू को कंसिडर नहीं किया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द हस्बैंड ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और उनसे कहीं ज़्यादा फेमस और पॉपुलर वो बन चुके थे, उनका टाइम का सेलिब्रेटेड कवि। तो ये किस तरीके से एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का अपना क्रिएटिविटी को दबाता था इस लिहाज से कि वो एज ए वाइफ अपना हस्बैंड का प्रति डेडिकेशन का और अपना हस्बैंड का लिटरेरी करियर को सपोर्ट करने को ज़्यादा अग्राधिकार देती थी, रादर देन अपना क्रिएटिविटी और अपना लिटरेरी बाउंड्रीज को पुश करने के खिलाफ, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका मैरिटल सिचुएशन, उनका सोशल कंडीशनिंग कैसे एक मैरिड वुमेन होने का तहत उनका अपना लिटरेरी एम्बिशंस को दबा दे रहा, ये चीज़ जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप उनका लिटरेरी करियर का या लिटरेरी वर्क का सही एनालिसिस नहीं कर सकोगे। फिर एक पॉइंट आता है जहां फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बात करती है शोवेल्टर, वो बताती है कि जब तक एक फेमिनिस्ट अवेकनिंग नहीं आता है, यानी ये मेल डोमिनेटेड लिटरेचर से मुक्त होकर के फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन में आप जाते हैं तो आपको थोड़ा पेन और सफरिंग होगा ही, आपको दिक्कत होगा, आपको परेशानियां होगा। आप नए नए जब ट्रूथ्स सामने लेके आएंगे तो उस ट्रूथ को सामना करने में एक फीमेल राइटर या फीमेल रीडर को खुद भी प्रॉब्लम होगा और ऑडियंस को भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये सब चीज़ को सहना पड़ेगा। अगर कोई नया बिगिनिंग चाहिए, नया शिफ्ट चाहिए, नया अगर एक कैनन लाना है तो उसमें थोड़ा ये छोटा मोटा प्रॉब्लम को सहन करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा चेंज कभी नहीं आता है, बड़ा प्रोग्रेस कभी नहीं आता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैडनेस, डेथ, सफरिंग, सैक्रिफाइस, यही सब चीज़ों में अटका रहे वुमेन्स लिटरेचर। हाँ, ये सब चीज़ तो एक ज़रूरी है, इन सब थीम पे भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन थीम में डिस्कशन नहीं होगा तब तक आप गो बियॉन्ड नहीं कर सकते, तब तक आप फीमेल एक्सपीरियंस का कोर तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसमें सीमित नहीं रहना चाहिए, इससे और आगे बढ़ना चाहिए। एक वुमेन सिर्फ सैक्रिफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उससे भी आगे चल के है, उसके अंदर भी इंटेलेक्ट है, उसके अंदर भी एम्बिशन है, उसके अंदर भी प्रोडक्टिविटी है, उसके अंदर भी वो सब चीज़ है जो एक मेल आर्टिस्ट के अंदर रहता है। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है, रादर देन सीमित बाउंड्री में रहने से ज़्यादा। अब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का वो बात करती है कि जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है वो अभी भी मेल डोमिनेटेड है। तो इस मेल डोमिनेटेड पब्लिशिंग इंडस्ट्री में अगर एक वुमेन राइटर को अपना लिखा हुआ किताब पब्लिश कराना होता है तो उसको थोड़ा सा
फ्रीडम में उसका छेद पड़ ही जाता है, क्योंकि उसको फिर भी अप्रूवल चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ लिख दे जो कि एक मेल पब्लिशर कभी नहीं चाहेगा कि ये पब्लिश हो, आदमी को इस बारे पता चले, और पता चलने की वजह से मेल डोमिनेंस के बारे में कोई दिमाग में संदेह आए, तो उस बुक को कभी पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा। तो पब्लिश होने के लिए भी, दर्शकों तक पहुंचने के लिए भी, एक फीमेल राइटर को, एक वुमेन राइटर को अपना पूरा ट्रू फीलिंग्स को पोर्ट्रे नहीं कर सकती। वहां भी उसको एक मेंटल बैरियर, एक साइकोलॉजिकल बॉन्डेज कैरी करके लेके चलना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी होगा अगर ज्यादा से ज्यादा वुमेन डोमिनेटेड पब्लिशिंग इंडस्ट्री खोला जाए, वुमेन अपने पब्लिशिंग हाउस खोले, फाइनेंशियली सपोर्ट करे नए नए जो वुमेन राइटर आ रहे हैं उनको पब्लिश करने के लिए। तब एक वुमेन का पास अगर कोई वुमेन राइटर जाएगा पब्लिश कराने के लिए, तो वो कभी भी उसका दिमाग में वो बॉन्डेज नहीं रहेगा कि मैं अपना वुमेन फीलिंग को कंप्लीटली फ्री विल के साथ मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती। अगर कर दिया तो ये मेल पब्लिशर मुझे रोक देगा। अगर पब्लिशर ही एक वुमेन होगा, राइटर भी वुमेन होगा, तो इसमें एक सहयोगिता बनेगा रादर देन रिप्रेशन की जगह। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आना ज़रूरी है, तभी जा करके प्रीशियस स्पेशलिटी को मेंटेन रखना पॉसिबल होगा। प्रीशियस स्पेशलिटी का मतलब होता है कि एक वुमेन लिटरेचर में जो एक्सक्लूसिव वैल्यूज रहता है वुमेन एक्सपीरियंस का रिलेटेड, जब तक आप एक मेल अप्रूवल का दरकार आपको पड़ेगा, तब तक आप कभी भी वो प्रीशियस स्पेशलिटी को अचीव नहीं कर सकोगे, क्योंकि मेल कभी भी नहीं चाहेगा कि फीमेल एक्सपीरियंस उस हद तक बाहर निकल के आए जिसे मेल डोमिनेंस पे छेद पड़े। तो ये चीज़ एक है। अच्छा, अब एक और बात है कि फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है उसको मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कंपेयर करके एक डेड एंड में लाया जा रहा है। इस चीज़ को मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म ये दोनों एक ऐसा लिटरेरी थियोरी है जो साइंस डोमिनेटेड है। साइंस डोमिनेट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वो हर चीज़ का स्ट्रक्चर को लेके, हर चीज़ का टेक्निकलिटीज़ को लेके, हर चीज़ का रैशनैलिटी को, लॉजिक को लेके आगे बढ़ता है। अब अगर ये सेम चीज आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो साइंस ओरिएंटेड हो जाएगा। मतलब ये माना जाता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर हो, चाहे वो कोई पोएम हो, कोई नॉवेल हो, कोई ड्रामा हो, उसको अगर आपको प्रॉपरली लिटरेरी एनालिसिस करना है, क्रिटिसिज्म का थ्रू देखना है, तो उस जमाने का, उस दौर का सबसे बड़ा, सबसे फेमस दो ही थियरी था, मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, और दोनों ही साइंस ओरिएंटेड था। साइंस ओरिएंटेड इन द सेंस वो स्ट्रक्चर को लेके ध्यान देता था, कंटेंट या उसके अंदर क्या सब्जेक्टिव फीलिंग्स है उसको लेके ध्यान नहीं देता था। किस तरीके से उस टेक्स्ट को बनाया गया है, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है, टेक्स्ट का इकोनॉमिक फाउंडेशंस क्या है, टेक्स्ट का सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, ये सब कुछ लॉजिकल वैल्यूज के बेस्ड में एक टेक्स्ट का एनालिसिस होता था। और इन लॉजिकल स्ट्रक्चर या लॉजिकल वैल्यूज पे कोई टेक्स्ट कितना ज्यादा खरा उतर रहा, उसी का पैना पे कोई टेक्स्ट को ज्यादा सक्सेसफुल या कम सक्सेसफुल का लेबल दिया जाता था। अब इसी में एक दो करंट देखा जाता था, दो पैरेलल स्ट्रेटेजी, दो पैरेलल आइडियाज। एक था हायर क्रिटिसिज्म, एक था लोअर क्रिटिसिज्म। हायर क्रिटिसिज्म उस चीज को कहा जाता था जो मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के तरह ही लॉजिकल वैल्यूज के ऊपर बेसिस करके, स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिस करके कोई टेक्स्ट को जांचता था। और लोअर क्रिटिसिज्म उसको कहा जाता था कि जो क्रिटिसिज्म एक लिटरेचर में क्या एक्सपीरियंस उठ करके आ रहा है, क्या इमोशन उठ करके आ रहा है, कैरेक्टर का थ्रू क्या कहानी उठ के आ रहा है, उस पैना पे क्रिटिसिज्म, उस पैना पे एक टेक्स्ट को जांचता था, ना कि उसका लॉजिकल वैल्यूज, उसका स्ट्रक्चर, उसका कंटेंट, इस चीज के बारे में। तो बहुत एक खराब चीज क्या हुआ था कि मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म को मेल डोमिनेटेड जो थॉट है उसके साथ इक्वेट करके उसको हायर क्रिटिसिज्म का लेबलिंग दिया जाता था, और जो स्ट्रक्चर फॉर्म को इग्नोर करके सिर्फ एक टेक्स्ट में क्या कहानी, क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस आ रहा है, एक क्या एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाए, उसको ध्यान में रखता था, उसको ध्यान में रख के टेक्स्ट को एनालिसिस करता था, उसको लोअर क्रिटिसिज्म करार दिया जाता था। तो फेमिनाइन मीन्स लोअर और मैस्कुलाइन मीन्स हायर, ये जो एक स्टीरियोटाइप निकल गया था, इसका विरोध करती है शोवेल्टर। उनका कहना है कि अथॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक आप कोई टेक्स्ट को उसका एक्सपीरियंस के पैना पे नहीं जांचते, तब तक आप उस टेक्स्ट का संपूर्ण मूल्यांकन कर ही नहीं सकते।
क्योंकि लिटरेचर जो है वो साइंस नहीं है। साइंटिफिक और लॉजिकल वैल्यूज का बेस में आप अगर कोई टेक्स्ट का मूल्यांकन करोगे तो वो असंपूर्ण है, वो इनकम्प्लीट है। जब तक आप एक्सपीरियंस को नहीं लाते हो, जब तक आप एक्सपीरियंस का अनुधावन नहीं करते हो, तब तक वो टेक्स्ट को आप कभी भी कंप्लीटली समझ नहीं सकते और ना तो आप समझा सकते हो। तो इसी वजह से जो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, जो मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कंपीट करने का कोशिश करता था, वो हमेशा एक डेड एंड में आ जाता था। क्योंकि फेमिनाइन एक्सपीरियंस को ही अगर आप छोड़ दोगे तो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म रहेगा कहाँ। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो फॉर्म में और लॉजिकल और साइंटिफिक वैल्यूज में डिपेंड नहीं करता, वो फेमिनाइन एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो शोवेल्टर का कहना है कि आप इन मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या जो कंपिटेंट या सो कॉल्ड जो हायर स्ट्रेटा ऑफ क्रिटिसिज्म है, पॉपुलर क्रिटिसिज्म, उसको आप छोड़ दो, उसके साथ को कंपीट करने का दरकार ही नहीं है। आप अपना एक अलग निकाल के चलो, वो क्या ज़्यादा बेहतर है मार्क्सिज्म से या स्ट्रक्चरलिज्म से, ये देखने का दरकार नहीं। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। आप अपना चीज़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलो, तभी आपको एक मतलब एक्सक्लूसिव स्टैंड पॉइंट मिलेगा। अच्छा, अब एक नेक्स्ट और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 3 फेज ऑफ वुमेन्स लिटरेरी हिस्ट्री। पहला है फेमिनाइन फेज जो 1840 से लेकर 1880 तक चला। इस फेज में क्या हुआ था कि वुमेन राइटर क्या करते थे, जो डोमिनेंट मेल लिटरेरी ट्रेडिशन था ना, उसको इमिटेट करने का कोशिश करते थे और उसी हिसाब से लिख करके वो मेल डोमिनेटेड लिटरेरी वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस खोजते थे, अप्रूवल खोजते थे। इसका एग्जाम्पल क्या है, जॉर्ज एलियट या शार्लेट ब्रॉन्टी। फिर आया फेमिनिस्ट फेज जो 1880 से 1920 तक चला। इसमें क्या हुआ, इसमें वुमेन राइटर जो है वो मेल लिटरेरी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। क्यों प्रोटेस्ट करते थे, क्योंकि उसमें वुमेन को गलत तरीके से दिखाया जाता था, वुमेन्स का खिलाफ इनजस्टिस दिखाया जाता था, वुमेन का जो लिबर्टी है उसको सही तरीके से नहीं दिखाया जाता था। तो उसको, वुमेन्स का लिबर्टी को या वुमेन को जिस हिसाब से दर्शाया गया मेल द्वारा, उसका अपोज करके एक जो लिखने का धारा था वो था फेमिनिस्ट फेज। इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल फोकस भी था। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल एलिजाबेथ गैस्किल, फ्रांसिस ट्रुलोप, और एक और खास जॉनर यहाँ पे उठ के आता है। 1890s में अमेजोन यूटोपिया नाम का एक धारा बहुत फेमस हुआ था। ये क्या है, ये है ऐसा फ्यूचरिस्टिक राइटिंग जहाँ पे फ्यूचर जनरेशन्स को कल्पना किया जाता है जो कि कंप्लीटली मैट्रियार्कल होते हैं। वुमेन जिसको रन करते हैं, वुमेन जिसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और उसको परफेक्ट सोसाइटी माना जाता है, और वो अपोज रहता है मेल गवर्नेंस का, मेन लॉ एंड मेन एथिक्स का। ठीक है, इस जॉनर का एक बहुत फेमस राइटर है शार्लेट पर्किंस गिलमैन। अब थर्ड जो फेज है वो है फीमेल फेज, जो कि 1920s से ऑनवर्ड्स होकर अभी तक चल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें वुमेन राइटर मेल डोमिनेटेड एरिना से खुद को एलियनेट कर लेती है। पहले का जो फेमिनाइन फेज था उसमें मेल डोमिनेशन को इमिटेट किया जाता था, जो फिर फेमिनिस्ट फेज था उसमें मेल डोमिनेंस को चैलेंज किया जाता था। अब दोनों ही तरीके में, या तो आप उसको इमिटेट कर रहे हो या तो आप उसको चैलेंज कर रहे हो, दोनों ही तरीके में आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। लेकिन ये जो फीमेल फेज है इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंसी फीमेल ट्रेडिशन हासिल करता है, क्योंकि वो ना तो मेल को इमिटेट करना चाहता है ना तो मेल को अपोज करना चाहता है। मेल उसके बारे क्या सोच रहे उसमें वो ध्यान ही नहीं देता, वो फीमेल का बारे संपूर्ण इंडिपेंडेंट तरीके से दिखता है कि फीमेल एक्सपीरियंस क्या है, फीमेल का जिंदगी में क्या क्या चीज़ होता है, एक फीमेल दूसरा फीमेल के बारे में क्या सोचती है, एक फीमेल अपना बारे में क्या सोचती है, और एक कंप्लीटली फेमिनाइन कल्चर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे डील करके लिखना शुरू होता है। तो इसको फीमेल फेज कहते हैं, और इसी में फीमेल आइडेंटिटी, फीमेल लैंग्वेज और फीमेल क्रिएटिविटी आगे निकल के आता है। सबसे फेमस एग्जांपल है वर्जीनिया वुल्फ, डोरोथी रिचर्डसन, सिल्विया प्लैथ, एड्रियन रिच, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब एक फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन का भी इंपॉर्टेंस के बारे में वो बताते हैं कि ये तो हो गया कि कुछ कुछ आज तक हम लोग जो फीमेल लिटरेरी हिस्ट्री है उसको एज ए सेपरेट ग्रुप की तरह स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑफ कोई लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो उसमें शुरुआत से लेकर आखिर तक जो कंटिन्यूअस आप पढ़ते हो एक सीरीज के तौर में, तो उसमें आप कभी भी जो है फीमेल को, फीमेल ट्रेडिशन को उस लगातारी से नहीं पढ़ते जिस तरीके से आप पुरुष कंट्रीब्यूटर को पढ़ते हो। फीमेल को आप हमेशा एक अलग सेक्शन के तहत पढ़ते हो। जैसे मान लीजिए विक्टोरियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं या कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे हो, उसमें अलग से एक सेक्शन रहता है फीमेल कंट्रीब्यूटर्स, कुछ कुछ मेन फीमेल फिगर्स का नाम रहता है, उनका वर्क का नाम रहता है, ऐसे आप पढ़ते हो। लेकिन कंटिन्यूअस आपको हिस्ट्री नहीं मिलता। यही है मेल पॉलिटिक्स, इसको उखाड़ना है। कैसे इसको उखाड़ना है, रिसर्च करने का दरकार है कि जितने भी फॉरगटन या मार्जिनलाइज्ड वर्क है नॉर्मल
फीमेल ऑथर्स द्वारा जो अभी तक हाईलाइट में नहीं आए हैं, उनका वर्क्स को ढूंढ के निकालो, उनका मैन्युस्क्रिप्ट्स को निकालो, उनका जो साहित्य रचना है उसको निकालो और फिर उन सब को मिला करके एक कंटिन्यूअस पैटर्न ढूंढने का कोशिश करो। वी शुड फोकस ऑन डिकेड टू डिकेड ट्रेडिशन रादर देन ग्रेट वुमेन टू अनदर ग्रेट वुमेन ट्रेडिशन। यानी एक बहुत बड़ा हो गया शार्लेट ब्रॉन्टी, फिर उसके बाद हो गया, तो इस तरीके से एक ज़माने का सबसे बेहतरीन फीमेल राइटर, उसके बाद दूसरे ज़माने का सबसे बेहतरीन फीमेल राइटर, इस लिहाज से हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग को देखना है कि सबसे बड़ा राइटर छोड़ के भी और भी बहुत छोटे छोटे नॉर्मल राइटर थे, वो कैसे लिख रहे थे। इस चीज़ से हम लोग को पता चलेगा कि फीमेल ट्रेडिशन भी कैसे लगातार चलते आए, उसमें भी कैसे सोसाइटल हिस्टोरिकल इम्पैक्ट पड़ा है, वो भी कैसे बार बार शेप और रीशेप हुआ है। तो फीमेल ट्रेडिशन ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सिलेक्टिंग एंड रीडिंग सम इंपॉर्टेंट फीमेल राइटर्स। ओके, तो फीमेल राइटर्स पे फोकस छोड़ करके फीमेल ट्रेडिशन पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। तभी हम लोग को पता चलेगा कि मेल कल्चर के जैसे फीमेल कल्चर भी है और वहीं हम लोग को ढूंढ के निकालना है। और इस चीज़ में हम लोग को एक चीज़ पे पर्टिकुलरली ध्यान देना होगा, वो है फीमेल लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस। कभी भी जो मेल डोमिनेटेड लिटरेरी लैंग्वेज है उसके ज़रिए आप फीमेल एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से मतलब नहीं शो कर सकते। आपको उसके लिए एक फीमेल लैंग्वेज चाहिए। अब फीमेल लैंग्वेज मतलब क्या? फीमेल क्या एकदम ABCD छोड़ के कोई दूसरा भाषा में बात करना शुरू करके? नहीं, वो नहीं। वो कुछ वर्ड्स या टर्म्स है जो अपना हिसाब से यूज़ करेगी, या सेम वर्ड्स एंड टर्म्स को वो लोग एक अलग सिग्निफिकेंस के तहत पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है फीमेल लैंग्वेज जो कि फीमेल एक्सप्रेशन को या फीमेल एक्सपीरियंस को एक क्रिएटिव रूप देने में या एक कॉन्क्रीट रूप देने में बहुत ही कार्यकर है। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेल क्रिटिक्स जब भी कोई फीमेल टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं तो वो फेमिनाइन वर्जन को या फेमिनाइन एक्सपीरियंस उनका दिमाग में नहीं घुसता, वो पैट्रियार्कल माइंडसेट से उसको मतलब डिसिफर करते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है जो एक फीमेल राइटर ने लिखा है अपना फीमेल कोई वैल्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन कोई मेल क्रिटिक जब वो पढ़ेगा तो उसको माइंड में ऑलरेडी जो सबकॉन्शियस में पैट्रियार्कल कोड है, उस पैट्रियार्कल कोड का हिसाब से उस सेंटेंस को वो डिकोड करने का कोशिश करेगा। और उससे होगा क्या कि वो मतलब निकल के आएगा जो वो ओरिजिनल फेमिनिन राइटर कभी समझाना चाही ही नहीं थी। तो पूरा टेक्स्ट या पूरा एक वर्ड जो है वो मिसरीड हो जाएगा और मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। इसीलिए दरकार है कि फीमेल लैंग्वेज अलग से आप यूज़ करो, फीमेल एक्सप्रेशन आप अलग से यूज़ करो। और यही गोल है गायनोक्रिटिज्म का, कि एक टोटल फीमेल लिटरेरी कैनन खड़ा करना, एक टोटल फ्रेमवर्क डेवलप करना जो कि वुमेन्स राइटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए इनफ होगा। जो वर्तमान जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है वो पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क है। पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क, पैट्रियार्कल अंडरस्टैंडिंग, पैट्रियार्कल लैंग्वेज से आप कभी भी फेमिनाइन लिटरेचर को उसका असली मतलब से नहीं समझ सकते हो। इसीलिए गायनोक्रिटिज्म दरकार है, फीमेल राइटर दरकार है, फीमेल रीडर दरकार है, और उससे भी बड़ा फीमेल लैंग्वेज जरूरी है, फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन को अनकवर करना जरूरी है। तभी आप एक लेजिटिमेट स्पेस स्थापन कर सकेंगे जिसमें फीमेल क्रिएटिविटी अपने कंप्लीट फ्रीडम के साथ, कंप्लीट लिबर्टी के साथ एक्सप्रेस खुद को करने में सक्षम होगा, जहां पे ना उसको कोई इकोनॉमिक बॉन्डेज होगा, ना कोई उसको मेंटल बैरियर होगा। यही था पूरा बुक का समरी। आशा करता आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसा ही और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, हम लोग जल्दी से जल्दी बना करके डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़